सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। बारिश कहीं कहीं पर हो रही है और कहीं कहीं पर नहीं हो रही है, लेकिन मौसम का जो भी असर हो, दिल में उमंगे बहुत हैं। ऐसा? हाँ। क्यों? भाई ओलंपिक्स बिल्कुल पास आ गए हैं। महाकुंभ, जो खेल का महाकुंभ है वो बिल्कुल पास है। यानी कि ये होने वाला है 23 जुलाई से होगा टोक्यो में। कब खत्म होगा? और 8 अगस्त तक चलेगा ये। भाई खत्म तो नहीं होता है, इस कड़ी लगी रहती है, झड़ी लगी रहती है खेलों की, पदकों की। और इस महाकुंभ में इस बार 195 देश सहित 206 टीमों के खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। अरे वाह, क्या मतलब एक अलग ही सिलसिला होता है ये। और इसमें जो सारे लोग आते हैं और सब जो झुंड दिखाई देता है, उसको देख के रेणु जी बिल्कुल मन में ऐसा उत्साह होता है, लगता है अरे क्यों नहीं खेले। उस परेड में ना तो वो रोमांच अलग होता है जब उद्घाटन समारोह जब हम लोगों ने अभी तक के देखे हैं। भाई देखो, रोमांच की ही तो बात है कि हम लोग बाकी आज कार्यक्रम में क्या क्या बताएंगे ये बताना भूल गए और शुरू हो गए ओलंपिक के बारे में। तो ये तो बता दें कि नौनिहालों की बोली, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, और एक लघु कथा सुनाएंगे, नीली घास। और आज हम बात करेंगे, करियर गाइडेंस का दिन है, तो आज हम पौधों की नर्सरी को कैसे रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज कलाईवानी श्रीनिवासन की। जाहिर है कि जो खेल की बात आ गई ना राजुल, बस इसीलिए लगा कि तो ओलंपिक की भी बात की जाए। देखो, खिलाड़ियों से तमाम उम्मीदें हम सबको रहती हैं, यानी पूरे देश के हर बच्चे की, बड़ों की, सबकी निगाहें रहती हैं कि कितना पदक मिला। तो जरूरत यह है कि हमारा देश अच्छा प्रदर्शन करता भी है और अंकों तक पहुंचता है। उसके लिए जरूरी है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें और उन्हें यह महसूस हो कि पूरा देश उनके साथ है। बिल्कुल। और ये भी बात है ना कि जो एक सकारात्मक सोच के साथ हम जो उनकी शक्ति बढ़ाते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। मतलब सकारात्मक सोच क्या क्या कर जाती है, इसका परिणाम तो हम देख ही चुके हैं। बिल्कुल। वैसे रेणु जी, अगर बात करें तो 1900 में पहली बार भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और इसके बाद 1920 में भारत का दल ओलंपिक में भाग लेने के लिए गया था। और 2012 में ओलंपिक में भारत ने, हमारे देश ने 6 पदक जीते। उसके बाद देखो, कभी कम कभी ज्यादा तो होता रहता है, लेकिन अब जब भी हो खेल तो उम्मीद तो यही रहती है कि कुछ हम परचम अलग सा लहरा कर आएंगे। और हमारे जब जो भी खिलाड़ी हैं, जब उस पे खड़े होंगे 1 नंबर पर, 2 नंबर या 3 नंबर किसी पर भी, और जब वो तिरंगा पहनेंगे तो एक अलग ही उनका तो रोम रोम खुशी से नाच रहा होगा, पूरा देश किस तरह से झूमता है। और हमारे भी खुशी के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर हम ही हैं। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। तो बस हम तो यही कहेंगे कि भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे। बिल्कुल ऊंचा रहे। और क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ हुए हैं कि बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब क्या कहा जाए, बहुत सारे लोग हमारे श्रोता कहानी जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं भी पता रहता है। और उनमें बहुत से ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी भी हैं जो बहुत संघर्ष के बाद कहीं पहुंचे हैं। और हमारी बेटियों के लिए तो खास तौर से ये जो बेड़ियां हैं, या यूं कहें कि संघर्ष की जो जकड़न है ना, वो ज्यादा मजबूत हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 48 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में मुक्केबाजी की हमारी जो बिटिया है कलाईवानी श्रीनिवासन की। एक ऐसी लड़की जिनका परिचय मुक्केबाजी से बचपन में ही हो गया था। वो अक्सर देखती कि उनके पिता जो स्वयं एक मुक्केबाज थे और उनके बड़े भाई
उन्हें मुक्केबाजी सिखा रहे हैं। और बस छोटी थी बहुत ज़्यादा, तभी से उनका मन जो था वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने के लिए बिल्कुल ललक उठा था। वैसे ऐसे आकर्षक होता भी है ना। सही बात है। लेकिन चूंकि उनके घर में था तो उन्हें मौका भी था। फिर भी उस बच्ची के पिता ने उसका रुझान देखा कि भाई कुछ तो इसकी आंखों में चमक है, जब ये ग्लव्स देखती हैं तो प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। और एक दिन आया जब उसने सीनियर्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर सबको चौंका दिया। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कलाईवानी श्रीनिवासन की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें इस चैंपियनशिप का सबसे होनहार मुक्केबाज कहा जाता है। जाहिर है कि उनके कुछ दांव पेच ऐसे रहे होंगे। हाँ, उनका खेल, हाँ, मतलब कहा तो ये भी जाता था कि उन्होंने अपने पंचेस से जो बात थी, सोच थी लोगों की, उसका रुख मोड़ दिया। उनके पंचेस में ऐसा दम था। क्या बात है। ये बात मैंने क्यों कही, आगे समझ में आएगी। हम समझ रहे हैं, तुम्हारा इशारा तुमने अपने बात की नींव रख दी है, बाद में पता चलेगा लोगों को। ठीक है। खेल की दुनिया में जो ये उभरता सितारा था, इनका जमकर स्वागत हुआ, लेकिन जो ये कामयाबी मिली थी ये आसानी से नहीं मिली थी। 25 नवंबर 1999 को उनका जन्म हुआ था चेन्नई में, और उनका परिवेश ऐसा था जहां पर बॉक्सिंग की या मुक्केबाजी की चारों तरफ धूम मची थी। मतलब खुद उनके पिता तो थे, हाँ, और उनके बड़े भाई भी राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। और जब अपनी बेटी की दिलचस्पी देखा उनके पिता ने, तो जाहिर है कि गुर सिखाना शुरू कर दिया। एक एक उनकी जो कलाएं थी वो बताने लगे। और कलाईवानी के शिक्षकों और रिश्तेदारों ने इसका समर्थन नहीं किया। जैसे तुमने कहा ना अभी कि जमकर स्वागत हुआ, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। और एक बात और है कि जब कोई सफल हो जाता है तो सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने में, उस मंजिल तक पहुंचने की जो संघर्ष की बात होती है ना, वो सिर्फ वही जानता है जो उसको पार करके आया है। सही बात है, बिल्कुल। तो शिक्षक बॉक्सिंग के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते, और रिश्तेदार भी यही कहते थे कि भाई बात फिर वही आ जाती है ना कि लड़की है, कहीं ऐसे वैसे चोट न लग जाए, और शादी कैसे होगी। हाँ, फिर क्या बॉक्सिंग सिखा रहे हो तो क्या मतलब शादी करना के लड़ना है क्या। हाँ। बिल्कुल। लेकिन ये बात है इनके परिवार की और इनके पिता की कि उन्होंने बिल्कुल इस बात पे में ध्यान नहीं दिया, और वो बराबर उनको प्रशिक्षित करते रहे। अब ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जो उनके विरोध के स्वर थे, उसके अलावा भी तमाम मुश्किलें थी, जैसे कि उनके पास प्रशिक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी। मतलब जो आधुनिक जिम होता है या और तमाम तरह की जो चीजें होती, कोचिंग होती है, या एक जो खास तरह का आहार लेते हैं खिलाड़ी, वो भी मतलब उन्हें मैसर नहीं था। तो ये भी थोड़ी मुश्किल बात थी। तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि एक जो हमने जैसे 48 वर्ग किलोग्राम कहा, तो इसमें एक होता है कि उनको इतना संतुलित आहार लेना होता है कि आपकी वो ताकत बनी रहे और वजन बढ़े भी नहीं, घटे भी नहीं। तो ये इस तरीके का जो संयम है उसके लिए, अब जाहिर है कि जैसे हम लोग बता रहे हैं कि पिता भी आपके मुक्केबाज, बड़े भाई भी तो राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन, तो उनके आहार पर भी पूरा ध्यान रखना होता होगा, पैसे भी खर्च होते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बाद वो आगे बढ़ी, और पिता का हाथ और उनका ज्ञान जो था, वो सब चीजें जो है कलाईवानी को हर मुश्किल पर विजय पाने की साहस देता रहा है। वो आगे बढ़ती रही, सब जूनियर लेवल पर मेडल जीतने लगी। तो सब लोग, बस हमने जैसे कहा ना, सफलता जब मिलनी शुरू होती है तो सबकी सोच बदलने लगती है। हाँ। तो ये सोच बदली, और सोच बदलने के साथ 2019 में उन्होंने अपनी काबिलियत की एक और मिसाल दी। वो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पहुंची और उन्होंने वहां पर रजत पदक जीता। क्या बात है। और इसके बाद मांडू में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, काठमांडू में जब हुआ। तो ये जो कलाईवानी के कदम जो थे वो आगे बढ़ते चले गए, बिल्कुल, और अलग अलग नए नए लक्ष्य उनके बनते जा रहे थे। और बॉक्सिंग करियर को पूरा करने के बाद वो देश में नवोदित खिलाड़ियों को, ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रशिक्षण देना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने जो नाम अपना रोशन किया तो किया, या देश का नाम रोशन किया, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कुछ इसी तरीके का कमाल करे और प्रोत्साहित हो। और जाहिर है कि जब ऐसी कहानी, ऐसी मिसाल जब सामने आती है, तो हमारे श्रोता जो इस समय तमाम सुन रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य समझ रहे होंगे ना कि आपको भी कैसे कलावाहिनी को आगे बढ़ाना है,
और कलाईवानी को, और ऐसे घर में आपके भी घर में होंगी जरूर। हाँ, ऐसी जरूर बच्चियां, होंगी, है ना? ऐसी कलाईवानियाँ होंगी। और हम ये भी चाहेंगे रेणु जी जी। कि कलाईवानी अपने आगे के जो उनका खेल का जीवन है, उसमें वो और भी ज़्यादा नए-नए मुकाम हासिल करें, सफलता के नए-नए शिखर छुएँ, और एक बात जो वो चाहती हैं वो सच में हो जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो कहती हैं कि महिलाएं खेलों में आगे आएं, और इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम भी यही कहेंगे कि कलाईवानी की ये इच्छा पूरी हो, और साथ ही साथ उनका नाम और भी रोशन हो। बिल्कुल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। फिल्म रोजा का ये गाना भोली सी छोटी सी लेकिन बहुत चमकती हुई एक आशा जगा देता है हमारे मन में। बिल्कुल जगा देता है। और हम भाई जो बार बार हिपी फुर्रे करना चाहिए, है ना, 3 चीयर्स की जो बात होती है तो उत्साहवर्धन हर जगह पे बहुत जरूरी है। और इस तरीके के जैसे कि इसने कहा बिटिया ने, मुक्केबाज ने, कि कलाईवानी ने, कि हम चाहते हैं सोच बदले, तो ये तो है कि समाज से हमारी अपेक्षा, लेकिन राजुल कहीं कहीं ये नहीं लगता कि जो बच्चियां हैं उन्हें कलाईवानी से सीखना चाहिए कि हाँ जो भी हो हमें समाज के आगे डट कर रहना है और हमारी जो निगाहें हैं सिर्फ लक्ष्य पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के साथ साथ अपने अंदर भी वो बूता होना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल से टकरा जाएंगे लेकिन जो अपना लक्ष्य है उसे नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी चीज लक्ष्य होता है, चाहे आप वो अपने व्यवसाय की बात करें या कोई और हो, शौक भी पूरे कर लेना चाहिए। लेकिन और अगर शौक ही व्यवसाय बन जाए तो ऐसा भी तब तो क्या बात है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा राजुल कि अगर आपने शौक को व्यवसाय के तौर पर ले लिया तो फिर वो शौक नहीं रह जाता, ऐसा। हाँ, मतलब चलिए शौक नहीं रह गया, लेकिन जो व्यवसाय बना, जैसे होता है ना कि हर काम आपने चमका कर किया, तो जो व्यवसाय आपका बना वो भी आप समझ लीजिए कि उसमें आपके शौक की वजह से 4 चांद लग गए। हाँ, वो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें आपने तरक्की कर ली। बिल्कुल, यानी कि कोई और करेगा तो शायद उतना बेहतरीन नहीं कर पाएगा जितना जिसका शौक होगा वो ज्यादा बेहतर करेगा। और इसके साथ साथ एक बात और है कि आपको अपना शौक पूरा करने के लिए आय के अलावा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। यानी जो आपने व्यवसाय अपना लिया है उसमें आपकी मानसिक जो है भूख जिसको कहते हैं ना कि अपने मन का, वो भी यहाँ पूर्ति हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। तो आम गुठली के दाम। हाँ, तो यानी आप आम के पेड़ की तरफ चल रही हैं। नहीं, हम घर पे पौधों की नर्सरी की बात कर रहे हैं भाई। ये इतने बड़े आम के पेड़ की बात मत करो, नहीं तो तुम अभी बरगद की भी बात करने लगोगी। देखो जो है ना, आज हमने कहा है ना लघु कथा सुनाएंगे, तो हरी घास नहीं, हम लोग नीली घास की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नर्सरी जो है वो हरी हरी होगी। हाँ रेणु जी, आप हमेशा मुझे चौंका देती हैं। बताइए, नीली नीली घास, मैं तो अब बिल्कुल सोच रही हूँ तब से, क्या रंगा गया उस घास को? नहीं, पौधों की नर्सरी की पहले बात कर लो भाई। अच्छा। देखिए, इसके सानिध्य में जो है ना हमारी सेहत भी बन जाती है और शरीर ऊर्जावान रहता है, और मन तो कितनी खुशी से भर जाता है कि इसका अंदाज तो उन्हें ही होता है जो अपने बोए हुए बीज से निकलते हुए नवांकुर को देखते हैं, फिर उसे पौधे होते हुए देखते हैं, फिर उसमें जो फूल लगता है, फिर कैसे फल बनता है और फिर बीज बनता है, तो फिर कैसे वो छायादार पेड़ बन जाता है। ये भी तो होता है, बड़े होते होते चक्र है। कितना सुंदर लगता है। तो भाई ये जो शौक है बागवानी का, ये मतलब गजब का शौक होता है। और कहते हैं कभी तनाव हो या किसी कुछ दूसरी तरह की जो इस तरह की जीवन शैली से संबंधित जो रोग होते हैं, उसमें अक्सर विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आपको ये शौक है तो बड़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल इसको पूरी तरीके से इसका रोज आप अच्छी तरह से पालन करें। लेकिन नहीं लगता कि ये जो तनाव की बात कह रही हो, तो हम जैसे पौधे काट वाट लेते हैं तो मन की कहीं कहीं कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है। हाँ, तनाव की ग्रंथियां कट जाती हैं। ऐसा भाई मुझे तो ये लगता है काट पीट खोदना सब कुछ हो जाता है। भाई ये भी कहा जा सकता है। और एक बात तो यह है ना कि पेड़ों का एक विज्ञान होता है, जो कहते हैं ना कि एक अस्वस्थ इंसान था, वो रोज एक पेड़ के पास जाके उसके तने से लिपट के कहता था मैं स्वस्थ हो जाऊं। और सचमुच एक दिन वो धीरे धीरे जो उसके बिल्कुल असाध्य रोग था वो धीरे धीरे उसका खत्म होने लगा, और पेड़ में थोड़ी सी पत्तियां मुरझाई, गिरी, थोड़ी डालें पीली पड़ी और गिरी, लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ हुआ और फिर से पेड़ को धन्यवाद करने गया तो पेड़ फिर से अपने आप वो हो गया, हरा भरा हो गया। ये तो तुमने ना हरी घास वाली कहानी यहाँ सुना दी। नहीं सुना ये कहानी तो हमें तो आती नहीं हरी घास वाली कहानी हो गई कि बहुत सुंदर बात है। लेकिन वाकई ये जो पेड़ हैं ये भी बोलते हैं, ये हमारी तकलीफों को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ये वाकई विज्ञान कहता है कि हम जब उनके पास जाते हैं, वैसे भी अगर राजू समझो तो वहां पर इतनी ऑक्सीजन है कि हमें शरीर के लिए सबसे हमारी मूलभूत
बहुत जरूरत है। ये जीवन दायी जो वायु है, प्राण वायु जिसे कहते हैं हम, ऑक्सीजन अगर हमें मिलती है तो जाहिर है कि हमारी बहुत सारी बीमारियां अपने आप, समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो पेड़ पौधे हमें ऐसी ऊर्जा भी देते हैं, एक वाइब्रेशंस होते हैं उनके पास, एक तरंगे होती हैं, तो वो सारी चीजों का लाभ हम फ्री में उठा लेते हैं जब हम पौधों की नर्सरी खोल लेते हैं। और एक बात ये भी है ना रेणु जी कि आप मतलब आपकी दिलचस्पी भी है उसमें और आप उसको व्यवसाय का भी रूप दे दिया, तो उससे जो है आपका ध्यान भी एक तो उसमें लगता है, पूरा पूरा मन लगता है, जिसको लोग कहते हैं ना कि हम अपने मन का काम करना, मनपसंद काम कर रहे हैं, तो वो वही बात हो जाती है, एक पंथ दो काज। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निवेश भी ज्यादा नहीं लगता। निवेश ज्यादा नहीं है। उसके पहले एक कहावत और अच्छी याद आ गई कि नहीं तो आदमी लोग, जैसे कि किसी को अगर गाने का बहुत शौक हो और किसी कहीं आंकड़ों की दुनिया में काम कर रहा हो तो कहता है कि हम क्या यहाँ घास काट रहे हैं फालतू में, है ना। तो कहीं ना कहीं नर्सरी से जुड़े हुए मुहावरे भी कह डालते हैं। क्या बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप सच में जो तुमने कहा कि बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे जरूरी है कि थोड़ी सी जगह हो, और बगीचे से भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर आती है मिट्टी की बात, उपयोगी मिट्टी मिलेगी, उस पर ध्यान देना होता है। लेकिन हाँ, ये सब जो है ना, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, खुरपी, फावड़ा, बड़ी कैंची पौधे काटने के लिए, और कुछ थोड़े से और उपकरण चाहिए होते हैं, वो आप लेकर इसको शुरू कर सकते हैं। मतलब इन सब चीजों की आवश्यकता आपको रहेगी, आप ये बात अपने दिमाग में जमा लें। और इसके अलावा अगर आप बगीचे में नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने जगह ली है किराए पर, या आपकी अपनी जगह है जो कि खुली हुई है, तो वहां पर बाड़ लगाने के लिए, ऊपर से वो जाल लगाने के लिए, वो सब भी थोड़ी बल्ली का, थोड़ी जाली का, हरी जाली का इंतजाम आपको करना होगा। बिल्कुल, ये तो हो गई बिल्कुल मौलिक चीजें हैं, और ये सब बहुत महंगी चीजें नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, है ना, इसीलिए तो कहा कि कम निवेश में ही हो जाता है। अब एक बात और होती है ना रेणु जी कि आप अगर पौधों की नर्सरी खोलने जा रहे हैं तो ये भी तय करना जरूरी है कि आप किस तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की नर्सरीज होती हैं। बिल्कुल अलग अलग तरह की नर्सरीज होती हैं। हालांकि यहाँ पर हम एक हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है, तो मन कर रहा है कि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा इसको भी रोप दें हम, इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इन्होंने कहा है बागवानी, फलों में नट, फल, आलू सहित सब्जियों में कंदीय फसलें जो होती हैं, कंदीय फसलें जो होती हैं, वो मशरूम, कट फ्लावर समेत शोभाकारी पौधे, मसाले, रोपड़ फसलें और औषधीय एवं सगंधीय पौधे जैसे होते हैं ना, जिसमें कि एरोमा होती है, खुशबू वाले, ऐसे जो का देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश के कई राज्यों में उनका जो आर्थिक विकास है वो इन सब पे निर्भर है। और कृषि जो हमारी ग्रोथ रेट है, इसका योगदान 30% है। तो हम तो वैसे भी कृषि प्रधान देश में हैं, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पेड़ पौधे जब आप लगाने की बात सोच रहे हैं कि आप किस तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जैसे अभी इतने सारे आपने प्रकार बताए, तो उनमें से कोई प्रकार आप चुन लें। और एक बात और है कि ये फैसला आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जरा अपने आसपास का थोड़ा नजर घुमाएं, सर्वे करें, अपनी भौगोलिक वो देखें कैसी जलवायु है, कैसा मौसम रहता है, मिट्टी कैसी है आपके क्षेत्र की। हाँ, तो उन सब चीजों को देखने के बाद फिर आप तय करें कि किस तरह के पेड़ पौधे लगेंगे। जैसे भाई अगर गर्म जगह है तो आम लगा लीजिए, और अगर ठंडी जगह है तो स्ट्रॉबेरी लगा लीजिए। तो आम तुम नहीं छोड़ोगी। बिल्कुल नहीं। तो भाई ऐसे ही है। और इसके साथ साथ एक बात और है, ये तो हो गई जलवायु की बात, आप आसपास नजरें दौड़ाएं, लेकिन इसके संग संग आजकल बहुत सारे प्रयोग भी हो रहे हैं, और जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी पारंपरिक इस तरीके की नर्सरी में, तो कुछ आप पता भी करें कि हो सकता है कि इस जलवायु में अभी तक जो कोई पौधा नहीं उगाया जा रहा है उसकी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और आप उसमें प्रथम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी नर्सरी बहुत अच्छे से चले, है ना। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी बहुत जरूरी है वैज्ञानिक तौर पर कि किस पौधे को कितनी नमी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इन सब की थोड़ी कब खाद छिड़कनी है, कब कीटनाशक डालना है, और ये जैसे ग्रीन हाउस वेंटिलेशन जैसी चीजें हैं, इन सब के बारे में भी आपको, या किस पेड़ की कलम आप लगा सकते हैं, किस पेड़ को लगाने के लिए आपको बीज रोपना पड़ेगा,
तो इस तरह की ज़रूरी बातें। अच्छा, ये जो पौधों से संबंधित बातें हैं, ये आप जैसा कि हमने कहा ना कि शौक होता है तो अनुभव से भी पता लग सकती हैं। आपके घर में कोई ऐसा हो सकता है अनुभवी, आप एक किसी अनुभवी प्रशिक्षित इंसान को, हाँ, उनको अपने साथ रख सकते हैं, मिला सकते हैं कि वो भी काम करें आपके साथ। और वैसे एग्रीकल्चर विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करके पौधों की नर्सरी से जुड़े जरूरी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर ऐसा किया है आपने तो समझ लीजिए सोने में सुहागा है। सुहागा है, और सुहागा तो हमारे एक साथी ने किया है। लिखते हैं कि मैं पिछले 2 साल के लॉकडाउन में सदाबहार फूलों के पौधे से मल्टी कलर फूलों के पौधे तैयार किया हूँ, जिसमें 6 से 7 कलर के फूल एक ही पौधे में खिलते हैं। क्या बात है। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया हूँ। तो भाई हम आपको नमस्कार करता हूँ। और ये तो है ही रेणु जी। इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी पौधों की नर्सरी लगाने पर प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, और इस विषय में काफी सहायता भी की जा रही है, जैसे बीज कहाँ से लें, ये सभी बातों के बारे में बताएं। परीक्षण है, ये सारी चीजें भी होती हैं। इसके साथ साथ एक बार और है कि एक नई जो चीजें हैं तकनीक की, हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि और भी बहुत सारी तकनीक चल चुकी है। हाइड्रोफोनिक प्लांट जो है, या यूं कहें सलाद के पत्ते आदि जो होते हैं, हरी सब्जियां जो हैं, वो पानी में उगाने के प्रचलन शुरू हो गया है, जहां आपको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वहां पर आपको खाद आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पानी में भी इस तरीके से कुछ पौधे, या जैसे धनिया आदि उगाई जा रही है, मेथी है, कुछ साग हैं, सलाद के पत्ते हैं, ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं। तो उसकी जानकारी भी आप प्राप्त करके इसको भी शुरू कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत प्रकाश आदि की व्यवस्था देखनी होती है। देखना तो सभी में है, सब तकनीक है, आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन आप अपने घर के जो जगह है उसको देखते हुए और कुछ इस तरीके से करें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे भी पौधों की नर्सरी अगर आप लगा रहे हैं तो जो आधुनिकतम जानकारी है उससे बिल्कुल आपको पता हो उसके बारे में। हाँ, क्योंकि जैसे अभी हमने हाइड्रोफोनिक कहा, तो इसके लिए जाहिर है कि आपने अगर कुछ अलग ढंग का किया तो इसमें आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा, और जाहिर है कि ये थोड़ा सा महंगी बिकेंगी ये सारी चीजें, तो आपको मुनाफा होगा। और साथ ही साथ ये भी तो होता है ना रेणु जी की आपकी नर्सरी मशहूर हो जाती है कहीं पर कि भाई फला जगह है, तो वहाँ के कोई नर्सरीज ऐसी होती भी हैं कि आप उसके अंदर प्रवेश करें और प्रवेश करते ही उसमें इतने प्रयोग होते हैं तरह तरह के। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अमरूद और किसी एक उसकी कलम को मिला के उन्होंने कोई नया फल तैयार करा लिया। जी की बात कर रही हैं आप, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है और शायद गिनेस बुक में भी नाम है। उन्होंने एक ही आम के वृक्ष में कई प्रजातियां आम की उगाई हैं, उसी में उन्होंने अमरूद भी उगाया है। तो कुछ इस तरीके के, जैसे अभी हमारे साथी ने लिखा कि 6-7 रंग के उन्होंने जैसे एक ही पौधे में कर लिया, तो कुछ इस तरीके के प्रयोग आप करेंगे तो आप बिल्कुल अनोखे और रोचक हो जाएगी आपकी नर्सरी। तो जाहिर है कि लोग उसमें ज्यादा रुचि लेंगे और पैसे। अच्छा, ये तो हो गई बड़े स्तर पर नर्सरी की बात। अगर मान लीजिए कि आपने अपनी नर्सरी में जो छोटे छोटे प्रयोग किए, जैसे आजकल सजावटी पौधों का बहुत प्रचलन है और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, तो दफ्तरों के लिए या घरों के लिए भी जो इंडोर प्लांट्स हैं, जो घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधे हैं, अगर आपने उनको बड़े, जैसे देखा गया है कि कोई बेल है तो उसको एक किसी खास तरह के खांचे पे चढ़ाकर उन्होंने बड़ा सुंदर सा रूप दे दिया, तो वो सब जो प्रयोग हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। और आपके नर्सरी की तो फिर क्या बात है, वाह वाह होगी, वाह हो जाएगी। क्योंकि अब लोग उपहार के लिए भी लोग ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने घर में पौधे लगाने के लिए नर्सरी में आते हैं, बल्कि पौधे लोगों को उपहार में देना होता है। किसी को किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी की सालगिरह पर, गृह प्रवेश के लिए बड़ा अच्छा ये तोहफा है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको कुछ थोड़ा अलग करना पड़ेगा। उसका जो रखने का पौधे का जो पॉट है वो अगर थोड़ा सा सुंदर होगा, थोड़ा अलंकारिक उसमें होगा, भी तो बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं पॉट्स में। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो जाहिर है कि फिर बिकेंगे ज्यादा। मेरी एक परिचिता है, उन्होंने क्या किया कि एक जूते के डिब्बे में उन्होंने बोरी रखी और उस पर वाइट सीमेंट डाला, सफेद सीमेंट, और उसको जमा दिया और उसके बाद वो डिब्बा फेंक दिया और वो इतना सुंदर सा पौधा तैयार हो गया। और फिर उन्होंने उसे रंगा भी। तो एक अलग सा ही वो, तो इस तरह से आप कई तरह से उसको अलग अलग रूप दे सकती हैं, अलग अलग रंग में रंग सकती हैं। घर में कोई पुरानी चीजें उनको किस तरह से आप पॉट में बदल के आप उसमें दे सकते हैं। तो ये प्रयोग तो बहुत सारे हैं, आप करते रहिए। फिलहाल हम गाना सुनाते हैं आपको बहुत अच्छा सा।
भाई मिली फिल्म का ये गाना तो फूल खिलखिला रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक सुनने वाले हैं उन्होंने लिखा है कि फूलों के खिलने का यानी कि पौधारोपण करने का यही सही समय है। इस समय लगाए हुए पौधे आसानी से खिलते हैं और जो पुराने पौधे हैं उसकी भी थोड़ी कटाई कर उसे सही आकार दे सकते हैं। घर के आंगन में एक छोटे से गमले में भी नई कोपलें जब सुबह देखने को मिलती हैं तो मन पूरे दिन खिला रहता है और चेहरे पर मुस्कान हमेशा छाई रहती है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने तो आय के साधन की बात की और आय के साधन में गार्डनिंग बहुत अच्छा कार्य है। छोटी सी जगह में गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं अपने घर के छत पर बहुत सारे सब्जी और फूलों के पौधे लगाया हूँ, पर आय के लिए नहीं, शौक के लिए। क्या बात है। हाँ ठीक है, वो आपका शौक है, शौक को व्यवसाय भी बनाया जा सकता है अगर आपको चाहिए तो। जी हाँ, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अच्छा ये बताइए नीली घास कैसे उगाएंगे? देखो ये सब नजरों का फेर है। मतलब नीली तो घास नहीं है बहुत मजेदार कि एक बार एक जंगल में ही कहना चाहिए, जंगल में गधे और शेर की दोस्ती थी और चलती रहती थी, दोस्ती में बातचीत होती रहती थी। तो एक बार गधे ने ऐसे ही कहा कि घास कितनी सुंदर लग रही है, नीली नीली घास। तो शेर ऐसे चौंक गया, जैसे तुम चौंकी ना अभी, तो ऐसे उसने भी कहा। तो उसने कहा कि हाँ। तो बोला अरे तुम ऊपर देख रहे हो कि नीचे देख रहे हो? उसने सोचा शायद आसमान देख के बोल रहा होगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये जो हम अभी खा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं खा रहे हो अलग बात है, लेकिन मैं तो खा रहा हूँ। तो बोला अरे नहीं भाई, ये नीली नहीं है, हरी है, इसको हरा रंग कहते हो, तुम तो हमेशा हरी रंग कहते थे, आज तुम नीली घास कह रहे हो इसको। तो बोला हाँ नीली घास है आज तो। अब बहस होती चली गई। अब जैसे होता है राजुल की बहस बढ़ती गई बढ़ती गई। अब जब बढ़ती गई और कोई उसका निर्णय नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर अब तो ये हुआ कि निर्णय के लिए राजा के पास चला जाए। तो राजा बस आखिरी रास्ता इन्होंने पकड़ा और पहुंच गए शेर के पास, राजा शेर के पास भाई। तो जैसे ही पहुंचे तो अब गधे को जो भी पता रहा होगा या नहीं मालूम हमें, लेकिन हाँ वो दूर से ही चिल्लाने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, घास नीली है, घास नीली है, घास नीली है, दूर से ही चिल्लाने लगा। और मतलब न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, घास नीली है, मैं कह रहा हूँ घास नीली है। और ये शेर मानने को तैयार नहीं है। तो राजा बड़े धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल घास नीली है। हाँ, और राजा शेर ने भी कह दिया। अरे तो कैसे राजा फिर ये राजा शेर और परेशान, एक बार गधे का मुंह देखे, एक बार राजा का मुंह देखे कि अब क्या करेगा ये, तो अब तो मतलब पता नहीं क्या होगा। अच्छा चलो फिर भी ये शांत रहा, कोई बात नहीं। अब हो गया न्याय कि निर्णय हो गया कि नहीं घास तो नीली है। फिर गधे से नहीं, तब भी नहीं रहा गया। उसने कहा ना, तो क्या हो गया, अब आपने जब कह दिया कि घास नीली है तो इस शेर को सजा मिलनी चाहिए। अरे बड़ा ठीक है, जबर था, थोड़ा सा मजबूत वाला था। और उसने अड़ गया, बोला नहीं अब तो इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तब से कह रहा है हरी घास है। अब शेर थोड़ा सा घबराया, लेकिन हालांकि उसको लगा कि बात तो राजा को तो सही पता होगी, पता नहीं हो सकता गधे का मन रखने के लिए कह दिया होगा। तो लेकिन तो बड़े आशा से नजरें लगाए राजा की तरफ, टकटकी बांध के देख रहा था कि अब कुछ निर्णय आएगा, अब शायद राजा कह देंगे कि नहीं तुम गलत हो गधे। ना, राजा ने कह दिया हाँ शेर को 5 महीने तक मौन रहने की सजा दी जाती है, क्योंकि उसने इसकी बात नहीं मानी। हाय, अच्छा, राजा तो इंसाफ नहीं कर रहा था। सुनो तो इंसाफ क्या किया उन्होंने, ये थोड़ी कहा कि हाँ घास नीली है कि हरी है, एक बार भी नहीं कहा। हमने बताया कहानी में एक बार भी, देखो जरा, एक बार भी नहीं कहा, नहीं बताया आपने। हाँ, तो बस उन्होंने ऐसे बस कह दिया कि इनको 5 महीने मौन रहना है। अब तो शेर से नहीं रहा गया, तब तक चुप था। अब वो राजा के पास गया, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो। बोले क्या हो गया? बोले महाराज, धीरे से कान में जाके बोला, महाराज आपको तो मालूम है ना कि घास हरी है? तो बोले हाँ घास हरी है। अब ये तो और शक पका गया कि फिर तो फिर क्या, तो फिर का मतलब क्या? तो बिल्कुल सही सजा तुमको मिली है। बोले कमाल है, आप खुद भी कह रहे हैं घास हरी है, उसके बाद भी कहते हैं कि सजा हमने सही दी। हमें भी ये लग रहा है। तो राज की बात तो यही है कि राजा ने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया कि भाई तुम्हारे कहने से कि घास हरी है या गधे के कहने से कि घास नीली है, न तो घास नीली हो जाएगी न तो हरी हो जाएगी, हरी है तो हरी रहेगी ही। इसमें बहस मतलब बहस करने जैसा कुछ भी नहीं था। मूर्खता तुम्हारी है कि तुमने बहस की इस फालतू के बिंदु पर, इस फालतू की बात पर, इसलिए तुम 5 महीने तक मौन रहोगे। क्या बात है। ताकि अपनी ऊर्जा तुम इन फालतू के वाद विवादों में न नष्ट करो,
और कुछ गहन अच्छा काम करूं। रेणु जी, अब कहानी के अंत में हम पता है क्या कहने वाले हैं? तुमको न्याय इससे प्रिय क्या समझ महाराज मिलती की है? जय हो। क्या? न्याय प्रिय महाराज की जय हो। जी, तो ये हम सब के लिए सिर्फ न्याय प्रिय के साथ साथ सबक है कि हम अपना देखें कि हम समय कहाँ लगा रहे हैं। सही है ना? बात है, सही बात है। ये बात नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं, बल्कि आप ये देखें कि ये विषय क्या इतना महत्वपूर्ण है कि हम उस बात पर अड़े रहें। अगर या कोई उस पर कहता अपनी है- ऊर्जा खर्च करें। जी, या अगर कोई कहता है कि भाई आज सूरज तो पश्चिम से निकला था, तो मुस्कुरा दीजिए आप। सही सूरज बात। तो पूरब से ही निकलेगा ना। यानी कि व्यर्थ की फालतू की बहसों में पड़कर न हम सिर्फ अपना समय तो गवाते ही गवाते हैं, बल्कि बहुत बार ऐसी परेशानी भी बोल लेते हैं, जैसे उस बेचारे को 5 महीने चुप रहने की सजा मिल नहीं, गई। ये सजा नहीं थी। देखो, उसको अपना आत्मचिंतन का मौका मिला। राजा ने बहुत अच्छी सजा दी और उसके हित में ही है। और हाँ, ये बात जरूर है कि राजा का समय जरूर नष्ट किया गया। हाँ, ये भी बात है। हाँ। अपना तो समय नष्ट किया। एक बड़े न्यायप्रिय, अगर सच में अगर हम अगर अपने समाज की बात करें, तो हम जिसके पास जा रहे हैं वो भी कुछ हो सकता है। अगर राजा है या कुछ भी पद पर है, तो उसके और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, न कि ये बताता रहे कि घास नीली है या हरी। है ना? हाँ, मतलब एक बात ये भी हो सकती है ना कि एक बार नीली घास को नीला कहने वाले को एक बार कह दिया जाए कि नहीं देखो, घास नीली नहीं हरी होती है, लेकिन जब वो ये लगातार यही लगाए रहे, तो व्यर्थ में किसी ऐसे व्यक्ति का पथ प्रदर्शक बनने की कोशिश ना की जाए जो कि अपने आप अंधेरे की तरफ, गड्ढे की तरफ जा रहा है, तो आप उसको राह नहीं दिखा पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि मौने मौनी। तो अगर कोई मौन मिलता है तो आप बड़े मौन बन जाइए, कोई मूर्ख मिलता है तो आप ज्यादा महामूर्ख बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो फिर गाना सुन लेते हैं। ठीक है। इतना सुंदर सी कहानी के बाद गाना बनता है। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये मौत चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। सुनो
कली गली गली कली कली। कली यानी कि फूल का छोटा रूप, यानी कि शैशव, यानी मतलब कि अब ऐसे नौनिहाल। समझाओगे तुम? अब तुम बताओगे कि बीज लगाया था इसलिए फूल निकला? नहीं, बहुत प्यारी सी बात है और गीत तो बहुत ही प्यारा और मीठा सा था, गली गली कली कली। और बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे घर की जो नन्ही कलियां हैं यानी नौनिहाल जो है, प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो भाई क्या बात है, बिल्कुल मन एकदम हर लेते हैं वो, हर ऐसा लेते लगता हैं। है। बिल्कुल सही बात है। नौनिहालों की बोली कुछ तूतलाती, कुछ झूठ लाती है, फिर भी हमें भाती है। छोटे बच्चों की अदाएं भी भाती हैं, बातें भी भाती हैं। याद कीजिए वो बातें जब आपके बच्चे ने पहली बार मामा बोला था या पापा बोला था। बचपन हर गम से बेगाना होता है। कुदरत की ये अनमोल रचना हर इंसान बचपन में निभाता है अपनी अपनी भूमिका। इसीलिए बचपन की यादें ताज़ा भी रहती हैं। यादें अगर आती हैं उसका नाम है बचपन और बचपना। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ भाई, अब इन्होंने लिखा है तो हमारे भाई ने लिखा है तो ये मामा और पापा ही कहेंगे, हम लोग तो अम्मा बुआ अम्मा कहेंगे। अम्मा अम्मा बुआ माँ, बुआ। बुआ। वो कहते हैं कि जब बच्चे बुआ कहते हैं तो पुआ खाया जाता है ना? तो कितना घर में उल्लास फैल जाता है कि अगर हाँ। पहली बार बच्चे बोलते हैं, जैसे मतलब अगर वो बहुत देर तक बच्चे अपना दोनों होंठ ऐसे दबा के बहुत बार ऐसे कोशिश करते रहते हैं, और करते हैं। जिस दिन जब वो पहली बार वो बुआ निकलता है या अम्मा निकलता है, हाँ। तो कैसी खुशी की लहर एकदम दौड़ती घर में कि क्या कहा जाए। बिल्कुल। बहुत सब एकदम कहते कि अरे पहला शब्द बोला। हाँ। अच्छा रेणु जी, पहला शब्द बोलते हैं बच्चे या जी। इसकी तो खुशी होती है, लेकिन उस पहले शब्द के बाद फिर क्या? फिर आगे भी तो मतलब बच्चे धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल शुरू और कर कई देते बार हैं। जब नहीं बोलना शुरू करते तो कुछ चिंता की रेखाएं हमारे सिर पर आ जाती हैं। बिल्कुल सही बात लगता है कि क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहा है भाई, या तो बात बोल क्यों क्या नहीं होती रही है, है, ये क्या बताओ? बात है। तो इस बारे में अगर आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है तो क्या आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जी। कि वो बोले? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सबसे छोटा होता है घर में। अब इतना वो दुलारा होता है कि उसने जिधर उंगली दिखा दी या जिधर वो बढ़ा, तुरंत वो चीज उसके सामने हाजिर हो गई, या उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जी, गया कि वो बिल्कुल कुछ सही। कहे तो कुछ बात बताए। तो ऐसे में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे बच्चा अगर किसी तरफ इशारा कर रहा है तो उससे कहिए कि अच्छा, जैसे उसने बोतल की तरफ इशारा किया या फूल की तरफ इशारा किया तो अच्छा फूल, तो ये धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में आता जाएगा और वो जैसे जैसे वो शब्द बोलने लायक होगा तो बिल्कुल। बोलने लगेगा। बोलने लगेगा। बिल्कुल सही तुमने कहा। एक तो ये बात है कि जब बच्चा कुछ मांगता है भी नहीं है और हम दे देते हैं तो जाहिर है कि उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता है, इसलिए नहीं बोलता है। वहीं एक बात और है कि कभी-कभी बोलने की ज़रूरत क्या, हम इतना ज़्यादा उसको खिलाने के लिए बोलते रहते हैं, ला ला ब्ला 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 ब्ला, उसको बेचारे को मौका ही नहीं मौका ही नहीं मिलता। हम ही बड़े इतने खुश रहते हैं कि उसको खुश होने का मौका नहीं देते हैं। पता है रेणु जी, मुझे एक सोशल मीडिया पे देखा हुआ एक ऐसे मीम सा था, वो याद आ गया कि जो बड़ा है वो इतना बोल रहा है कि बच्चे के मुंह पे बड़ा वैसा भाव है, और लिखा हुआ है अब तू ही बोल ले। बिल्कुल, बच्चे यही सोचते हैं। कभी-कभी तो दिल करता है कि अगर कोई एक वरदान मिले तो यही बस मांगे कि बच्चे क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं जिस समय वो बोल नहीं पाते, है ना? हो सकता है यही कहते हो कि अब तू ही बोल लो, हम बोलेंगे ही नहीं। हाँ। और उसके बाद जब बोलने का हमारा जब एक समय आ जाएगा कि इस उम्र में बच्चे को बोलना चाहिए, उसके बाद जब 6 महीना गुजरेगा तब तुम डॉक्टर के पास दौड़ना, ये भी कह रहे होंगे मन में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो देखिए, एक बात और है कि पहली बात तो ऐसा मतलब वैज्ञानिक रूप से भी देखा गया और डॉक्टर भी बताते हैं कि लड़कियां जल्दी बोलने लगती हैं। लड़कियों की जो हरकतें हैं वो जल्दी होने लगती हैं। चलना हो या करवट लेना हो, पलटना हो, बोलना हो, वो सब थोड़ा जल्दी होता है। 1-2 महीने का अंतर रहता ही है। लड़के थोड़ा विलंब से बोलते हैं, उन्हें मालूम है बाद में काफी बोलना जो भी कारण हो। हाँ, तो बच्चों ये भी आप देख लें। उसके साथ साथ एक बात और है, कुछ बच्चों का विकास थोड़ा पीछे पीछे होता है, यानी 2-3 महीने का अंतर हो सकता है। तो 3 महीने 6 महीने तक में आप बहुत परेशान न हो। लेकिन हाँ, ये जो बात है कि प्रयास करवाएं, तो जैसे बच्चा जो भी जैसा मुंह बनाने की कोशिश कर रहा है, दोनों होंठ दबा के कुछ अपनी ताकत लगा रहा है, तो आप भी थोड़ा वैसे ही एक्टिंग करें और वैसा ही चेहरा हाव भाव बनाएं और उसको इशारा हाथ से करते रहे कि हाँ बोलो बोलो। तो थोड़ा उसको मौका भी दें,
और कुछ कुछ ऐसे प्रयास करें। तो आपको भी प्रोत्साहन देने की आदत जी। बच्चे को पड़ जाएगी, क्योंकि आगे जाके बच्चे प्रोत्साहन से ही बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, एक बात और जो कही जाती है कि जो गर्भ में शिशु होता है, हाँ, अगर उस समय से उससे बातचीत की जाए जी तो वो बच्चा बोलना भी जल्दी सीखता है, भाषा भी उसकी और वाणी भी उसकी जी। जल्दी, ये सब जो इनका विकास ग्रहण है ये कर जल्दी लेता है। होता है। लेकिन एक बात तो है कि अच्छी भाषा तो हम बोलें ज़रूर और उनको वही सिखाएं भी, लेकिन जल्दी बोलने की आप कोशिश क्यों करेंगे? ये क्यों नहीं, सोचते अपने हैं कि समय पर, जी, अपने समय से समय पर करें। बोले। और अगर 1-2 महीने का देर भी हो जाता है, कोई विलम्ब हो रहा है, तो आप इतना परेशान न हो। अगर कोई गलती नहीं है, हाँ ज़रूर है कि थोड़ा सा 6 महीना ऊपर हो गया तो एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, सिर्फ इसलिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अगर वो कहते हैं कुछ नहीं है, तब ज़्यादा प्रयास आप कुछ न करें, थोड़ा प्रतीक्षा कर लें। हो सकता है थोड़ा बाद में बोलेगा और कुछ अच्छा बोलेगा। जैसे कि कभी-कभी कक्षा में बच्चा नंबर कम आए तो आप परेशान हो जाते हैं, वैसे परेशान ना हो, इंतज़ार कर लें थोड़ा सा कि अब विकसित हो जाएगा बच्चा। और वही बात है कि प्रयास करवाते रहें। कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं, हाँ, तो उन्हें भी कोशिश करते रहें कि एक तो अनावश्यक कोशिश ना करें कि बहुत ज़्यादा बोलें, लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ माँगना है तो उसने बस इशारा किया और आपने दे दिया, नहीं, आप उनको बोलो कि माँगो, माँगो पानी चाहिए, माँगो रोटी चाहिए, तो मम्मी को आवाज़ दो। तो थोड़ा-सा ये आपको साथ में थोड़ा-सा अभ्यास कराना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और होती ना, जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने लिखा था कि बच्चों की तुतली बोली, उस समय बहुत अच्छी लगती है जब वो कहते हैं मम्मा तहाँ डाली हो, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो बच्चों का ये बोलना बहुत ही दिनों तक याद रहता है और अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि कई बार ये बोली जो है वो बहुत आगे जाके भी चलती रहती है, नहीं, वो जैसे इसलिए कि हम लोग भी तो बोलते हैं अपने साथ में। हाँ तो एक बच्ची थी, वो तीसरी कक्षा तक वो कपड़े को पकड़ा कहती थी, हाँ, चप्पल को पच्चल कहती थी, पॉकेट को कॉपेट कहती थी। हाँ, किताब को पिताब कहती थी, का नहीं बोल पाती थी, और क्योंकि उसकी तुतलाने की आदत थी और सभी लोग उस बात पर उसके तुतलाने पर हंसते थे और उस तुतलाने को जैसे एक तरह से बढ़ावा देना। हाँ, तो अगर तुतला रहा है बच्चा तो एक उम्र के बाद उसको सही शब्द बोलकर बताएं, जिससे वो सही शब्द सीखे। और बल्कि फिर इसमें भी वही प्रयास थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा जो हम नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ। उसमें भी बैठकर 1 बार, 2 बार, 3 बार उसके साथ प्रयास करें और कहें नहीं, थोड़ा ठहरो, कोशिश करो और कुछ ऐसे-ऐसे शब्द बनाएं, जैसे कि क अगर नहीं बोल रहा है तो उससे आसान-आसान छोटे-छोटे शब्द बनाकर उन्हें बताएं कि ये बोलो अब। सीधे कपड़ा ना बोलो, क्योंकि अड़ा इसमें आ रहा है अंत में, तो हो सकता है उसे दिक्कत हो और उसकी वजह से वो क भी नहीं बोल पा रहा है। तो कोशिश करें कि ऐसे छोटे-छोटे शब्दों को आप मतलब विन्यास करें, बनाएं और उसे दें कि तुम अब ये बोलो बेटा, है ना? या छोटे-छोटे नाम क से कुछ ऐसे रख दें ताकि वो उसको बोल-बोल कर सीख जाए और उसका अभ्यास हो जाए, है ना? और वहीं पर कहीं बच्चे एकदम जैसे बोलने में पहले थोड़ी देर अटकते हैं, है ना? तो उसके लिए भी उनको बताएं, कुछ प्रयास करवाएं, कुछ शंख आदि बजाना या ओम बोलना, इन सब से कुछ गला आदि खुलता है वो करें। और उसके साथ-साथ ये भी बताएं कि पहले बोलने के पहले 1 मिनट रुको, विचार कर लो, फिर बोलना शुरू करो। ये जो ठहराव देंगे उससे वो बोलने में उसको आत्मविश्वास भी आएगा और वो एक बार में प्रयास करके बोल पाएगा, अटकेगा नहीं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि जो छोटी-छोटी जो वाणी से जुड़ी हुई कमियां होती हैं, जो आगे जाके काफी बड़ी हो जाती हैं और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन के आपको कचोटती रहती हैं, उनको बचपन में ही बड़े आसान उपायों से हम दूर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें ही, क्योंकि बच्चा है, बच्चा नहीं रख पाएगा। वो जब बड़ा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल, यही हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो जब छोटा बच्चा हो, तभी जब वो नानी के घर जाके खुशी मना के अपनी बातें कहने लायक हो रहा हो, तभी उसको सिखाने लगे कि क्या बोलना है। बिल्कुल। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए।
बचाता काले चले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गई, बाकी जो बचा था काले चले गए। फिल्म मासूम का ये जो बच्चों का गाना है, बहुत ये हर मतलब कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। भाई ये गाना हो चाहे दादी वाला जो हो, मतलब ये सब बचपन वाले जो गाने हैं ना वो हमेशा दिल को लुभाते हैं। और जैसे तुमने कहा ना कि वो तोतली बोली में हम लोग भी बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बचपन में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। वहीं एक बात और है, ये जो तोतली बोली की बात हो या कुछ और गड़बड़ हो बोलने की, उसमें घर का नाम जो होता है जिसको निक नेम हम लोग कहते हैं ना, हाँ, पिंटू रख दिया, छोटू रख दिया, बच्चा रख दिया, ओए ये क्या मतलब बच्चों है? का बहुत झगड़ा होता है इस अरे बात इतना पे। प्यारा लगता है, तुम कह रही हो ओए, ऐसा थोड़ी होता कई है। बार उनके मन का अगर नाम नहीं हुआ तो उनको बहुत बुरा लगता है। मन का हो ना तो भी घर का देखिए, नाम, पिंटू चिंटू तो ठीक है, फिर भी ठीक है। तो भी अपने दोस्तों के सामने उन्हें नहीं अच्छा लगता है। हम्म, अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो भाई ना पुकारे ना, अरे हाँ, तो रखा किस लिए है? दोस्तों के सामने ना पुकारे। देखो ऐसा है ना राजुल की इस विषय में भी एक मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद, जैसे कि तोतली बोली हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए, वैसे ही 4 वर्ष 5 वर्ष के बाद कुछ ऐसा रखें कि आप उस नाम को हटा दें जो आपने बड़े लाड़ से बात करना शुरू किया था। क्योंकि एक उम्र के बाद बच्चा भी तो बड़ा हो गया है और उसको अगर कहीं गड़बड़ लग रहा है तो उसका भी उसके व्यक्तित्व पर या उसके आसपास के कहीं ना कहीं उसके ग्रंथि हो जाती है, हाँ, खराब लगता है, हाँ, तो उसको भी छोड़ना चाहिए। और ऐसे में एक राहुल नाम का एक बच्चा, तो ऐसे ही हम थोड़ा बड़ा हुआ, हम ऊपर से बालकनी से आवाज दे रहे हैं, उसने कहा नहीं हम बुआ बोलेंगे नहीं। तो क्यों, क्या हो गया? पिंटू, पिंटू उसका घर का नाम था, हम पिंटू बुला रहे थे। उसने कहा नहीं, दादी ने कहा है अब जब राहुल कोई बोलेगा तो ही बोलना तुम। अरे वाह। तो ये जो है विचार बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बड़ी सहूलियत से सबको भी कह दिया कि देखिए आप कृपया इसको अब यही इसी नाम से बुलाया करिए जो उसका बड़ा वाला नाम है, बाहर वाला नाम है, स्कूल वाला नाम है। और बच्चे को भी समझा दिया कि बेटा बड़े प्यार से कह देना आंटी को कि आंटी हमारा ना राहुल नाम है। तो बहुत सलीके से वो बच्चा बताता था कि आंटी हमारा नाम राहुल है। तो भाई पिंटू क्या, तो नहीं अब हमारे स्कूल वाले नाम से बुलाया करिए क्योंकि अब हम स्कूल में पढ़ने लगे हैं। तो ये बात घर की ही जो आपका परिवेश है आपके पालन पोषण पर ही निर्भर करती है। रेणु जी, चलते चलते एक संदेश है हमारा सुनने वाले ने भेजा है। नौनिहाल की बोली एकदम निश्चल होती है। हमारे नानी के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बहुत पुरानी शिवलिंग है। वहाँ आंगन में चिड़िया गिलहरियाँ आती हैं। तो गिलहरी को देखकर इन्होंने कुछ लाइनें लिखी, वो इन्होंने हमारे साथ साझा की है। डगडग डगडग चलती थी वो पेड़ के ऊपर चढ़ती, मेरी नानी के आंगन में रोज मुझसे मिलती। तो आप यूं ही मिलते रहिएगा। आज हम आपसे विदा चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।